गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीपी शर्मा ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक फिजियोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे, मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपन एक बात करते हैं कि ये फिजियोलॉजी क्या होती है ना। सबसे पहले तो अपन फिजियोलॉजी के बारे में बात करें कि फिजियोलॉजी होती क्या, कार्य की होती क्या है। ठीक है, सजीवों के शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ वाइटल एक्टिविटीज, है ना, इसको हम फिजियोलॉजी कहेंगे। अब चाहे वो प्लांट्स में हो रही हो, चाहे वो एनिमल्स के अंदर हो रही हो। अब यहां पर अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि मानव के शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन, है ना, मानव कार्य की, यह ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। अब वाइटल एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, ठीक है ना, ये सभी वाइटल एक्टिविटीज में आएंगे। यदि प्लांट्स की बात करें तो रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है ना, एक्सेट्रा, ये सभी इसी में आएंगे फिजियोलॉजी के अंदर, है ना। यहां पर अपन पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम की, है ना। अपन पढ़ेंगे मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, सबसे पहले तो एक बहुत छोटी सी मैं आपको परिभाषा बता देता हूं कि पाचन किसे कहते हैं। भोजन के जटिल अणुओं का जल अपघटन द्वारा सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। ठीक है ना। अब इस पाचन की पूरी प्रोसेस को करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक तंत्र चाहिए। उसके लिए मनुष्य के शरीर में है पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, जो डाइजेशन है वो भी टू टाइप्स में है। एक को तो हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर, अंतःकोशिकीय, इंट्रा सेल्यूलर, और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अंतःकोशिकीय पाचन और बहिकोशिकीय पाचन बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत हमको नहीं है। यदि पाचन कोशिका के अंदर हो रहा है तो अंतःकोशिकीय पाचन, कोशिका से बाहर किसी फूड पाइप में हो रहा है, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, यहां किसी सेल के अंदर डाइजेस्ट होने के लिए भोजन नहीं जा रहा, तो ये कहलाएगा आपके एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं या जो इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, और उनके अंदर यदि एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है ना, तो उनके अंदर जो डाइजेशन होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा है, ठीक है ना, इसमें इंटरसेलुलर डाइजेशन है। मैं आपको यहां बता देता हूं, अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल है, इसके अंदर एक फूड वैक्यूल है ना, खाद्य रिक्तिका है ना। डाइजेस्ट होने के लिए फूड को इस वैक्यूल के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कैसा हो गया, इंटरसेलुलर हो गया। एक एनिमल और है हाइड्रा, है ना, यहां ये चीज याद रख लीजिएगा। हाइड्रा के अंदर ये एक कैविटी है सीलेंट्रॉन, फूड यहां आता है, यहां पर भी डाइजेस्ट होता है। ठीक है ना, यहां पर सीलेंट्रॉन के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, इट मींस कि ये डाइजेशन है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि फूड पाइप की तरह डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर इसकी जो वॉल है, इसकी सेल्स में भी डाइजेस्ट होने के लिए जाता है, तो वो हो जाएगा आपके अंतःकोशिकीय पाचन। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रा के अंदर दोनों टाइप का डाइजेशन होता है, इंटरसेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। ठीक है ना। अब अपन आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। सबसे पहले पाचन तंत्र किन किन से मिलकर बना है ना, आप यहां ध्यान दीजिएगा। मनुष्य में एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियां यानी कि एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, है ना। इसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, अब बेटा इधर ध्यान दो कि अपन एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ की हुई है, बनाई हुई है। ठीक है ना, मैं आपको इस डायग्राम से एक बार इसको समझा देता हूं। ठीक है, यहां पर है माउथ, ठीक है ना, ये माउथ है, माउथ टू एनस, ये कंप्लीट एक एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है ना, हम ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य में मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई कुंडलित, कोइल्ड, हाईली कोइल्ड
अत्यधिक कुंडलित, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। आप देख भी रहे हैं कि हाईली कॉइल्ड है, अत्यधिक कुंडलित है, ठीक है ना। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट हैं, है ना, अपन उनकी बात कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत अपन ने यहां से की है, मुख से, है ना, माउथ है। माउथ के बाद में बक्कल कैविटी आती है और फेरिंग्स आती है, ग्रेस्नी आती है। तो हम इसको कंप्लीट एक साथ मिला के बोल सकते हैं, मुख, ग्रेस्नी, गुहा, बक्को फेरेंजियल कैविटी, ठीक है, बक्को फेरेंजियल कैविटी, ठीक है। इसके बाद में है ग्रास नली, एक लंबी मस्कुलर ट्यूब्यूल है, इसोफेगस इसको कहा जाता है, ग्रास नली, ठीक है। इसके बाद में जस्ट लाइक ए ब्लैडर एक थैलेनोमा स्ट्रक्चर आती है, ये कहलाता है आमाशय या स्टमक, ठीक है। फिर आती है आपकी छोटी आंत और उसके बाद में बड़ी आंत, ठीक है ना, लेकिन इनके भी अलग अलग पार्ट्स डिवाइड हैं, है ना। देखें आप, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में बटी हुई है, ठीक है ना। एक ये सी शेप नलिका है, इसको कहा आपने ग्रहणी या ड्यूडेनम। इसके बाद में आ गया आपके मध्यांत्र या जेजुनम, और फिर आ गया आपके एलियम, ठीक है। इसके बाद में स्टार्ट हो गई आपके बड़ी आंत। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में आ गया आपके लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम, कॉलन सिस्टम है, यानी कि ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका जो फॉर्मेशन है वो एक्टो एंडोडर्मल है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो लेयर्स उपस्थित होती हैं, जर्मिनल लेयर्स उपस्थित होती हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स उपस्थित होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एलिमेंट्री कैनाल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो 2 लेयर से हो रहा है, एक तो एक्टोडर्म से हो रहा है और एक एंडोडर्म से हो रहा है, ठीक है। देखो बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल में 2 चलायमान होठों के बीच जो एक दरार रूपी छिद्र है, इसे मुख या माउथ कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो मुख खुलेगा हमारी, मुख गुहा में खुलेगा। मुख गुहा की जो छत होती है वो छत में होता है तालू, इसको हम पैलेट कहेंगे, पैलेट। आगे की तरफ का जो पैलेट है वो कठोर है, हार्ड है, उसको हम कठोर तालू कहेंगे, हम इसको हार्ड पैलेट बोलेंगे, हार्ड पैलेट। पीछे की तरफ जो पैलेट है वो सॉफ्ट है, कोमल है, हम उसको कोमल तालु कहेंगे, कोमल तालु। इसको हम सॉफ्ट पैलेट कहेंगे, सॉफ्ट पैलेट। जो हार्ड पैलेट है इसके अंदर पैलेटाइन और मैक्सिला नामक अस्थियां होती हैं जिससे इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बक्कल कैविटी की फर्श की। बक्कल कैविटी की फर्श पर एक मोटी पेशीय संवेदी संरचना उपस्थित होती है जिसको हम जीभ, जिह्वा या टंग कहते हैं, ठीक है। एक टेस्ट का रिसेप्शन करने वाली है, या टेस्ट को ग्रहण करने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। हमारी जो टंग है उसका जो एपिकल पार्ट है, जो आगे वाला पार्ट है ना, ये फ्री होता है, फ्रीली मूवमेंट करता है, लेकिन जो पीछे वाला पार्ट है ये बोन से फ्यूज्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है। इस अस्थि को या इस बोन को हाइड बोन कहा जाता है, इंडिविजुअल बोन है, एक स्वतंत्र अस्थि है ना। तो जीभ का जो पीछे वाला भाग है, जो बेस है, वो इस हाइड बोन से अटैच रहता है, और जो आगे वाला जो भाग है जीभ का, है ना, वो फ्री मूवमेंट करता है, ठीक है। जीभ की जो पूरी लेयर है वो एक टिश्यू के द्वारा कवर्ड रहती है। इस टिश्यू को या इस ऊतक को कहा जाता है स्त्रत शल्की उपकला, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, एक प्रकार का ऊतक है जो कंप्लीट इस टंग को कवर्ड रखता है, ठीक। अब जो जीभ का वेंट्रल पार्ट है, ठीक है, जो इसका अधीय भाग है, हम जीभ को ऊपर उठाकर देखें
तो पीछे की तरफ एक झिल्लीनुमा एक स्ट्रक्चर होती है, लिगामेंट होता है जिसको फ्रेनुलम लिंग्वी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इससे जीभ जुड़ी रहती है। हम जीभ को ऊपर उठा के भी देख सकते हैं कि वहां पर फ्रेनुलम लिंग्वी आप बहुत ही साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें, यह इस डायग्राम में देखो आप, जीभ की पिछली सतह पर एक वी शेप की खांच है। इस खांच की वजह से जो टंग है, जिह्वा है, ये दो भागों में बढ़ जाती है। पीछे का जो छोटा वाला भाग है, ऑब्वियसली दिख रहा है कि छोटा है, इसको हम ग्रसनीय भाग कहेंगे, ग्रसनी की तरफ रहता है, फेरिंक्स की तरफ रहता है। आगे की तरफ जो बड़ा वाला भाग है, इसको ओरल भाग कहेंगे। ये मुख की तरफ है, मुख गुहा की तरफ है, तो इसको ओरल पार्ट कहा जाता है। ठीक है, अब जो इसका ओरल पार्ट है, इस पर ओरल पार्ट में इसको पैपिलरी भाग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्वादांतर उपस्थित होते हैं जिनके अंदर टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, है ना। तो जो इसके अंदर डिफरेंट टाइप की पैपिली होती है, 3 प्रकार की पैपिली प्रेजेंट होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। चौथी टाइप की भी होती है होने को, लेकिन ये वेस्टिजियल होती है, किसी काम की नहीं होती ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट टाइप की जो पैपिली है उसको हम फंगिफॉर्म पैपिला कहेंगे। इनकी जो शेप है वो मशरूम के शेप की होती है, इसलिए इनका नाम फंगिफॉर्म रखा गया है। ठीक है, हमारी जीभ पर जो रेड और पिंक कलर के जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये फंगिफॉर्म पैपिला ही हैं। ठीक है, अब आप देखिए, जहां पर ये वी शेप की खांच पाई जा रही है, इस वी शेप की खांच को एक नाम भी दिया जाता है, टर्मिनल सर्कस। इस टर्मिनल सर्कस के पास में स्फेरिकल शेप के पैपिला पाए जा रहे हैं, जिनको सर्कमवैलेंट पैपिला कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जा रहे हैं वो फिलिफॉर्म, इनको तंतु में पैपिला भी कहा जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फिलिफॉर्म पैपिला है, इनके अंदर स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, अब जीभ के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है उनकी भी बात कर लेते हैं। टंग में रेखित पेशियां, स्टेटेड मसल्स पाई जाती हैं, जो कि वॉलंटरी मसल्स होती हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार जीभ को अंदर बाहर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई बेटा जीभ के स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब जीभ के जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जीभ का सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्वाद की संवेदना को ग्रहण करता, रिसेप्शन ऑफ टेस्ट। ये स्वाद को ग्रहण करती है, और इसके जो अन्य काम हैं, बक्कल कैविटी की सफाई भी करती है, एक बोलने में भी सहायक है, स्पीच को कंट्रोल करती है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्वाद की संवेदना को ग्रहण करना। बक्कल कैविटी के अंदर जो लेटरल साइड है वो गालों से कवर्ड है। गालों के बीच में और गम्स के बीच, मसूड़ों के बीच का जो पार्ट है उसको वेस्टिब्यूल कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई जीभ की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फेरिंक्स के बारे में या ग्रसनी।